welcome guys on our YouTube channel, educational platform Perfect Learning Club and me आदित्य मिश्रा। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं मुझे एज अ केमिस्ट्री मेंटर आपको चल रहा हूं आज इंट्रोड्यूस कराने नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो नई एनर्जी को लाइए अपने अंदर और स्टार्ट कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। ये तीनों चीजें हैं क्या? यूपी बोर्ड वाले बच्चे समभारिक, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। तो बिना स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ मोहमाया। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोटोप, समस्थानिक क्या है। जैसा कि पहला पॉइंट है इसमें सोडी। समस्थानिक आइसोटोप्स वर्ड का यूज सबसे पहले किया था सोडी ने। साइंटिस्ट थे सोडी, उन्होंने आइसोटोप्स वर्ड का यूज सबसे पहले किया था। सेकेंड टॉपिक आइसोटोपोस। ये दो वर्डों से मिलकर बना है, एक आइसो और एक टोपोस। आइसो का मतलब होता है सेम, टोपोस का मतलब होता है स्पेस, यानी जिनके स्थान सेम हो, सम हो, उन्हें क्या बोलेंगे? समस्थानिक, आइसोटोप्स। थर्ड आता है इसका डिफिनीशन। इसका डिफिनीशन क्या है? आइसोटोपोस हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, लेकिन डिफरेंट मास, इनका एटॉमिक मास, इनका द्रव्यमान भार क्या होता है? परमाणु भार अलग अलग होता है। एग्जाम्पल 1H1, 1H2, 1H3। अब देखो इनमें एटॉमिक नंबर तो सबका 111 है, सेम है, बट ऊपर मास क्या है? इसका 1, इसका 2, इसका 3। प्रोटियम का एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3। तो ये तीनों आपस में क्या हुए? समस्थानिक हुए। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर क्यों सेम होता है, एटॉमिक मास क्यों सेम होता है? सॉरी, एटॉमिक नंबर क्यों सेम होता है, एटॉमिक मास क्यों डिफरेंट होता है? तो ये इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी जो एलिमेंट होता है उसका जो एटम है, एटम के अंदर जैसे अपना ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तीनों के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर तो क्या है? सेम है, बट न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या है? डिफरेंट है। इसलिए इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं क्लास 9th की, इसलिए इनके बारे में ज्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे, आप पहले से इनको जानते हैं। तो जल्दी से इनको खत्म करके हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट मिले और आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करें। दूसरा आता है आइसोबार्स, समभारी। नाम से ही पता चलता है समभारी, यानी जिनका भार क्या हो? समान हो, जिनका भार क्या हो? समान, यानी अब इनके पास क्या? एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इनके न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? सेम और इलेक्ट्रॉन इनके डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल में कार्बन 14, नाइट्रोजन 14। इसका देखो एटॉमिक नंबर तो 6 है और नाइट्रोजन का 7, बट मास दोनों का इक्वल है। तो ये क्या हुए हमारे आइसोबार्स। तीसरा आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक। नाम से क्या पता चल रहा है? न्यूट्रॉन क्या होंगे? इक्वल होंगे, समान होंगे। तो इनके में न्यूट्रॉन क्या होंगे? सेम। एग्जाम्पल कार्बन और नाइट्रोजन, इसका क्या? एटॉमिक मास 13, इसका 14। अब न्यूट्रॉन निकालो, ये है अपना ए, ये है जेड, ए और जेड। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो 13 - 6 क्या आएगा? 7। किसका ये न्यूट्रॉन है?
कार्बन का। अब इसका देखो 14 - 7, ये कितना आया 7, ये नाइट्रोजन का, दोनों इक्वल हुए, यानी आइसोटोन्स के क्या होते हैं, क्या होते हैं आइसोटोन्स के न्यूट्रॉन नंबर सेम होते हैं, इसलिए क्या होते हैं आइसोटोन। होप आपको आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन समझ में आया होगा। फिर भी जो चीजें ना समझ में आए हो कमेंट मार्क्स पे बताइए। तो बच्चों हमने आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बारे में बात कर ली। अब हमारा यहीं पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का टॉपिक होता है खत्म। अब आगे हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, डेवलपमेंट्स लीडिंग ऑफ द बोर्स मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहीं से आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पहली सीढ़ी पे चढ़ता है, यानी हार्डनेस की फर्स्ट स्टेप अब आप चढ़ रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ बेसिक था, नॉर्मल चीजें थी, आप 9th में भी पढ़े थे उन चीजों को। अब धीरे धीरे आप आएंगे हार्ड चीजों पे। तो फिर से बिना किसी मोह माया के चलते हैं आगे। तो डेवलपमेंट्स लीडिंग ऑफ द बोर्स मॉडल। बोर हमारे एक साइंटिस्ट थे, जैसे रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, थॉमसन ने मॉडल दिया, प्लम्पडिंग मॉडल दिया थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का मॉडल दिया। तो इन सब चीजें, जब ये सब आई चीजें, तो उन्होंने क्या देखा कि ये तो अब धीरे धीरे हो रहे हैं मॉडल्स गलत। जब ये मॉडल गलत हो रहे हैं तो अब आए क्या हमारे बोर सर। बोर सर ने दिया अपना मॉडल। वो मॉडल गलत क्यों हुए? वो मॉडल गलत इसलिए हुए थॉमसन का और रदरफोर्ड का, क्योंकि तब वो लोग जानते थे कि जो अपना ये इलेक्ट्रॉन है या रे है, लाइट है, ये सब सिर्फ क्या है, वेव है। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि वेव है और ये पार्टिकल है, इनका लाइट का डुअल नेचर सामने आया। तो उस डुअल नेचर के अकॉर्डिंग बोर सर ने अपना मॉडल दिया। तो अब इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक, डुअल नेचर ऑफ द EMR। EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका डुअल नेचर पढ़ेंगे। डुअल नेचर क्या? दो नेचर, पहला वेव कि ये वेव नेचर की होती है, दूसरा पार्टिकल, ये पार्टिकल नेचर का। दूसरा पढ़ेंगे अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हमको पहले ही अपने पिछले लेक्चर में बताया था, एक टचवुड दिया था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होती है, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अभी आगे हम जब स्पेक्ट्रा पे आएंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला टॉपिक आता है हमारा डुअल नेचर ऑफ EMR। EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पहला आता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम दो स्टेप में इसको पढ़ेंगे, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो पहले आते हैं हम वेव नेचर पे। अब वेव नेचर पे आते हैं तो सबसे पहला वर्ड है हमारा वेव। क्या है? वेव। तो वेव है क्या? वेव क्या है? वेव अगर हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलें तो उतार चढ़ाव किसी भी चीज का, लगातार उतार लगातार चढ़ाव क्या कहलाता है? वेव, लहर, बहाव। बट हम पढ़ क्या रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसे हम साइंस के नजरिए से देखें तो ए डिस्टरबेंस और वेरिएशन। एक डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस यानी डिस्टरबेंस और वेरिएशन यानी बदलाव, एक तरह से क्या? बदलाव। अ डिस्टरबेंस और वेरिएशन दैट ट्रांसफर एनर्जी प्रोग्रेसिवली फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। मतलब वेव एक डिस्टरबेंस है, वेरिएशन है, जो एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करती है। कैसे? कभी तालाब के किनारे बैठे हो, गांव के बच्चे बैठे होंगे, तालाब में कंकड़ डालोगे तो जब कंकड़ डालते हो ये यहां पे तुमने कंकड़ डाला, ठीक, आया यहां पे कंकड़ गिरा, उसके बाद ऐसे ऐसे आपको कुछ फिगर बनते दिखते हैं। पत्थर तो आपने डाला यहां,
यहां पे कोई लीव है, तो पत्थर आप फेंकते हो यहां, पत्थर आके गिरता है यहां, लेकिन मूवमेंट किसमें आ जाता है? इस पत्ते में भी। क्यों आ जाता है इसमें? भाई पत्थर तो गिरा इससे दूर, ना इससे टच हुआ, ना इसको किसी तरह की उसने कुछ चार्ज दिया या मास दिया, कुछ भी नहीं, बस गिरा पत्थर यहां और लीव यहां पे मूव करने लगी। क्यों? ये ऐसा इसलिए होता है कि पहले हमने पत्थर को टच किया, अपने हाथ की हीटनेस को, एनर्जी को उस पत्थर में दी, फिर इसको फेंका, काइनेटिक एनर्जी दी, वो काइनेटिक एनर्जी जाके गिरा जब पानी में, तो उसको कहा यहां उसने काइनेटिक एनर्जी दी, और फिर वेव की वजह से जब वाटर रिपल्स ऐसे ऐसे बनने लगे, तो ये रिपल्स यहां की एनर्जी को उठा के पत्ते तक लाए, और जब पत्ता एनर्जी पाया, लीफ एनर्जी पाया अपना, तो वो मूवमेंट करने लगा। यानी बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि वेव एक जरिया है एनर्जी ट्रांसफर का, एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी ट्रांसफर का वेव एक जरिया है। तो अब साउंड देखो, बोलते यहां हो, आपसे दूर खड़े इंसान को सुनाई देता है। कैसे? साउंड क्या करता है? वेव फॉर्म में तुम्हारे मुंह से निकल के उसके ईयर्स तक पहुंचता है। तो मोटिव यह है बताने का कि वेव हमारा क्या है? एनर्जी ट्रांसफर का जरिया है, एक जगह से पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट से उस पॉइंट पे ले जाने के लिए एनर्जी को हम वेव का इस्तेमाल करते हैं। रिपल्स ऑफ वाटर, साउंड वेव, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। वेव हमारा प्रॉपर टॉपिक नहीं है इस चैप्टर में, इसलिए आपको हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाएंगे। आगे आप फिजिक्स में वेव अच्छे से पढ़ेंगे, 11th में भी 12th में भी। तो वेव है हमारा। अब बात आती है कि वेव तो हमें पता चल गया क्या है। अब बात आती है अपना कि टॉपिक में क्या था? वेव नेचर ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। वेव पता चल गया, नेचर यानी प्रकृति, गुण, कैरेक्टर। अब आता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसको समझते हैं। यह है अपना वेव, इसको हम तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद ये हमको दो तरह से मिलता है, एक मैकेनिकल और दूसरा मिलता है नॉन मैकेनिकल। ठीक, एक मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल। पहला है अपना क्या? मैकेनिकल। ज्यादा डीप में नहीं बताएंगे क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये अपना टॉपिक नहीं है। आप 11th में आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे इसका एक प्रॉपर वेव का चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर एक चैप्टर, जिसमें आपको बहुत सारे वेव, उनकी फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो एक टचवुड आपको देते हैं कि चीजें आपको आगे समझ में आए, क्योंकि डुअल नेचर समझने के लिए, ये टॉपिक समझने के लिए इन चीजों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मैकेनिकल वेव क्या है? अ वेव व्हिच रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी। एक वेव जिसे एक मीडियम चाहिए यहां से वहां तक जाने के लिए। इसकी शर्त क्या है? इट रिक्वायर्स मीडियम। ठीक, जैसे रिपल्स ऑफ वाटर, ठीक, फिर साउंड वेव, तो रिपल्स ऑफ वाटर आपने देखा, मैंने बताया पहले ही एग्जांपल कि जिसे आप ज्वर भाटा भी कह सकते हैं, लहर समुद्र में। तो क्या होती है? रिपल्स ऑफ वाटर। इसको एक मीडियम चाहिए आगे बढ़ने के लिए। साउंड वेव, इसे भी क्या? मीडियम चाहिए, बिना किसी मीडियम के आगे नहीं बढ़ेगा। अब नॉन मैकेनिकल क्या है?
नॉन मैकेनिकल है अपना ये नो मीडियम, इसे कोई मीडियम नहीं चाहिए एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, ये कोई मीडियम आपसे नहीं मांगता। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ले तो एग्जाम्पल आता है अपना एक्स रेज का, यूवी रेज, ठीक, कैथोड रेज, सारी चीजें, मतलब टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सारी वेव्स जो है जो रे के फॉर्म में रहती हैं, उन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए एनर्जी को यहां से वहां ले जाने के लिए। तो ये किस में आती है? नॉन मैकेनिकल में। तो ये दो टाइप होते हैं। तो अब पता चल गया कि इलेक्ट्रो क्या कहते हैं, मैकेनिकल क्या है, नॉन मैकेनिकल क्या है। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो अपना मूव करती हैं ऐसे, नॉन मैकेनिकल जो होती हैं वो मूव करती हैं, दोनों में फर्क क्या है कि ये ऐसे भी चलती है। थोड़ा इसे बड़ा बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छा दिखेगा। ये मैकेनिकल को छोड़ देते हैं क्योंकि मैकेनिकल का अपने को कुछ काम है नहीं, अपने को काम किससे है? नॉन मैकेनिकल से, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? नॉन मैकेनिकल। तो अपना नॉन मैकेनिकल जो होता है बच्चों, वो चलता है ठीक, वो चलता है अपना ऐसे, ठीक, कैसे चलता है? ऐसे। क्यों बता रहे हैं, रुको जरा सब्र करो। ये अपना हो गया ई, इसे ले लेते हैं हम बी, और ये है अपना डायरेक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खासियत ये होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या? पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब कोई पार्टिकल एक्सीलरेशन करता है, एक्सीलरेट होता है, तब वो दो कंपोनेंट के साथ होता है, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। तो जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक्सीलरेट होता है, तब वो कौन सा वेव से आगे बढ़ता है मोशन में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पेशलिटी ये होती है कि इनमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक ऐसे चलेगा, ठीक, वो ऐसे चल रहा है तो वो ऐसे चलेगा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलेगा। तो ये क्या है अपना नॉन मैकेनिकल वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ऐसे मूव करती हैं। अब आगे बात आती है फिर और कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ, अब वेवलेंथ है, यहां पे लिखे हम अगर वेवलेंथ, तो इसे कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी। अब ये क्या है भाई? किसी भी वेव का जो ये पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट हिंदी में शिखर, श्रृंग, यूपी बोर्ड वालों के लिए। और जो ये पार्ट होता है नीचे वाला,
इसे हम बोलते हैं ट्रफ, गर्त। ठीक, तो क्या जो ऊंची वाली चोटी होती है, जो ऊपर उठता है, उसे बोलेंगे हम क्रेस्ट, और जो नीचे जाता है उसे बोलेंगे ट्रफ। ठीक, तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। एक क्रेस्ट ये, एक ये, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये ए और बी अगर हम इसको ले लें तो ये क्या होगा? इसके बीच का, या इसके और इसके बीच का, जो भी आप लो, चाहे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लो चाहे मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा, यानी वेव लेंथ। इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक, ये चीज हुई क्लियर। वेवलेंथ क्या है? दूसरा आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, कितनी वेव्स नहीं, सॉरी, कितने क्रेस्ट, फ्रीक्वेंसी, इसे हम डिनोट करते हैं V से। तो ये चीज एक सेकंड में कितने क्रेस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस हो रही है वेव में, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक, आई बात समझ में? एक सेकंड में इन ए यूनिट नंबर्स ऑफ क्रेस्ट। ठीक है, इसे हम V से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी पता चल गई, वेवलेंथ पता चल गई। अब आता है स्पीड। स्पीड क्या है? ये तो सबको पता होगी। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करती हैं। अब लाइट की स्पीड क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। ठीक, तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करती हैं। स्पीड पता चल गई हमको, वेवलेंथ पता चल गई, फ्रीक्वेंसी पता चल गई। अब तीनों में अपना ये रिलेशन है। तीनों में रिलेशन क्या है? ये है, ये आगे आपको फिजिक्स में काम आने वाला है। ये फार्मूला है। लाइट क्या होता है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के इनटू के इक्वल होता है। ठीक, तो ये चीजें पता चल गई। अब आता है अपना एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? हिंदी में बोलते हैं इसे आयाम। एम्पलीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? आयाम। तो चाहे यूपी बोर्ड वाले हो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले, मोह माया में ना फंसना। एम्पलीट्यूड क्या है? आयाम। आयाम क्या है? एम्पलीट्यूड। अब दोनों क्या है ये मैं बता रहा हूं। तो एम्पलीट्यूड क्या है? इसे कहते हैं हाइट ऑफ क्रेस्ट। ये कितना ऊंचा क्रेस्ट बन रहा है उस ऊंचाई को हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। ये है। अब एक अच्छा सा फैक्ट सुनो। फैक्ट क्या है कि जिस वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड तो एक अमेजिंग सा फैक्ट ये है कि आप बोलते हैं कि ये लाइट ज्यादा ब्राइट है, ये ज्यादा डिम है, तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसका एम्पलीट्यूड जितना हाई होगा वो लाइट उतनी ब्राइटर होगी, और जितना एम्पलीट्यूड लो होगा लाइट उतनी डिम होगी। यानी हायर पे ब्राइटर और लो पे
डिम। ठीक, तो एम्पलीट्यूड जितना हाई, लाइट उतनी ज्यादा ब्राइट, एम्पलीट्यूड जितना लो, लाइट उतनी डिम। तो एम्पलीट्यूड खत्म हुआ, वेवलेंथ समझ में आया, स्पीड समझ में आई वेव की, फ्रीक्वेंसी समझ में आई, ये सारी बेसिक चीजें खत्म हुई। अब बात आती है अपनी स्पेक्ट्रा की। किसकी? स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रा डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट वेव के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो समझो पहले स्पेक्ट्रा की जरूरत क्या है। स्पेक्ट्रा की जरूरत क्या है ये समझो। तो अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी लिमिट क्या है? इनकी वेवलेंथ 10⁻⁻16 से लेके 10⁸ मीटर इतनी हो सकती है, इतनी के बीच में होती है। ठीक, यानी ये 10⁻⁻16 मीटर से स्टार्ट होगी और 10⁸ मीटर तक लंबी हो सकती हैं। यानी इसका मतलब कि जो क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट आपका अगर एक क्रेस्ट यहां बना, ठीक, तो इसके कहने का मतलब है कि दूसरा क्रेस्ट 10 की, अगर पहला मान लो 10⁻16 पे बना, यहां इसका मेजर क्या किया गया कि ये कितने पे बना, यहां पे, तो दूसरा क्रेस्ट इतनी दूर के बाद बन सकता है। कितनी दूर के बाद? 10⁸ मीटर। यानी 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, यानी 10⁸ मीटर का मतलब 1,00,000 किलोमीटर। यानी दो क्रेस्टों के बीच की लेंथ कितनी हो सकती है? 1,00,000 किलोमीटर। अब अंदाजा लगाओ वेव कितना ट्रेवल कर सकती है। तो इतना ज्यादा जब ये ट्रेवल करती हैं तो हम ये देख तो सकते नहीं कि अब कौन सी रेस क्या है, कैसी है, इसका पता तो हम लगा नहीं सकते। तो इसके लिए क्या किया गया, इन्हें बांट दिया गया कि इतने अगर वेवलेंथ के बीच में वेव ट्रेवल कर रही है तो वो क्या है, एक्स रेज है, इतने के अंदर कर रही है तो वो यूवी रेज है। इसके क्या किया गया, इसको डिवाइड कर दिया गया। उसी डिवाइडेशन को क्या बोलते हैं हम, एक स्पेक्ट्रा। अब आगे आपको बताते हैं कि कैसे डिवाइड किया गया, कौन सी रेज कितनी क्या वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकती है। ग्रेसी, तो आई बात स्पेक्ट्रम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो मैंने क्या बताया कि 10⁻⁻16 से लेकर 10⁸ तक वेवलेंथ क्या होती है, इनकी हो सकती है। तो क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया कि अगर 10⁻24 से 10⁻20 के बीच की फ्रीक्वेंसी है किसी रे की, तो वो क्या होगी, गामा। 10⁻18 है तो वो एक्स रेज। ऐसे ऐसे क्या किया गया इनको, अगर 10⁻−10 है तो माइक्रोवेव, 10⁸ से -6 से 6 है तो रेडियो वेव, 10⁻0 से 4 है तो क्या, लॉन्ग रेडियो वेव्स। ऐसे इनको डिवाइड कर दिया गया। ठीक, कि अगर इनके बीच में इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है तो ये क्या होंगी, वेव्स होंगी। एक बार आप इसे देख लीजिए। ये जो पार्ट है, ये है अपना विजिबल स्पेक्ट्रम। 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में जिस वेव का क्या होता है, वेवलेंथ होता है, वो क्या है, विजिबल होते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये है अपना, इसे आप देख लीजिए, आप बना लीजिए, चाहे फ्लो चार्ट या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी की आपकी मर्जी, जो चाहे आप कीजिए। तो यहां से अपना वेव का नेचर होता है खत्म। अब आगे हम अपने अगले लेक्चर में आपको बताएंगे पार्टिकल नेचर के बारे में,
वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, पार्टिकल नेचर, हमने वेव नेचर पढ़ लिया। वेव नेचर पढ़ लिया हमने किसका, किसका वेव नेचर, एटम का इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं वेव नेचर हमने पढ़ लिया। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या एटम, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये हम सेशन अगले लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। इसी के साथ मैं चलता हूं, तो मोह माया खत्म यही होती है अपनी आज की।